हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ द रिवीजन सीरीज। तो मैट्रिसेस पर दो हम बहुत ही तगड़े रिवीजन कर चुके थे, काफी मजा आया आप सभी लोगों को। मैंने रिव्यू लिया था कम्युनिटी टैब पर, तो काफी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। तो उसी के मोटिवेशन में यार आगे बढ़ते हुए इस सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। आज थर्ड लेक्चर देखते हैं और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स फटाफट से रिवाइज करेंगे और जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और एक मोटिवेशन पार्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए आगे काम करने के लिए। कमेंट जरूर करके जाना नीचे अगर वीडियो अच्छा लगे, और लाइक करके जाना। थर्ड पार्ट शेयरिंग, भाई सपोर्ट करना है पूरा का पूरा शेयर करके, ठीक है। तो चलो फिर बिना देर करे लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज गाइस जो हमें सबसे पहले रिवाइज करनी है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं बिना देर करे, ठीक है। सबसे पहली मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है भाई कॉलम मैट्रिक्स? सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब रोज कितनी भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक कॉलम वाली मैट्रिक्स। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं गाइस, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ले सकते हो एक कॉलम वाली 1 2। कितनी रोज हैं? एक रो, दो रो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसमें कॉलम एक है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगी। एक और एग्जांपल लूं, 1 2 1। रोज 3 है लेकिन कॉलम एक है, तो ये क्या रहेगी? कॉलम मैट्रिक्स रहेगी। तो ये होती है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। पहली बात तो हमें ये डिस्कस करनी है। दूसरी बात, ऑर्डर क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या होता था भाई? लास्ट वीडियो में देखा था क्या होता था ऑर्डर? m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ही क्या रहने वाले हैं? 1, यूनिटी। इसका मतलब n की वैल्यू क्या रहने वाली है? 1। लेकिन क्या रोज पर कोई डिपेंडेंस है? रोज कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो रो को m में छोड़ देते हैं। इसलिए कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस 1, यानी कि जो कॉलम्स हैं वो एक रहेगा लेकिन नंबर ऑफ रोज m है। अब m कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फटाफट रिवाइज करो, है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? एक कॉलम वाली मैट्रिक्स। सिमिलरली रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रो वाली मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक रो हो उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें क्या? एग्जाम्पल देखो, 1 2, एज सिंपल एज दैट। कॉलम्स दो हैं इसमें, रो एक है, सिर्फ एक रो है R1। कॉलम दो हैं, वर्टिकली देख सकते हो, ये सब तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये एक रो मैट्रिक्स है, ओके। एक और एग्जांपल देख लो अगर देखना चाहो, 0 0 1। क्या है ये? रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम। कॉलम्स कितने भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। चलो भाई अगर हम रो मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर ले भाई, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? रो मैट्रिक्स नंबर मतलब कि नंबर ऑफ रोज एक ही रहेगी हमेशा, यानी कि m की वैल्यू आप बदल नहीं सकते। रो मैट्रिक्स के केस में 1 होगी। लेकिन क्या कॉलम्स पर डिपेंडेंस है? जी नहीं, कॉलम कुछ भी हो सकता है। इसलिए रो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 क्रॉस n, सॉरी। और यहां पर कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस 1 या फिर m बाय 1, ठीक है। डजंट मैटर, लिखना है आपको, बोलना नहीं है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है गाइस? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे वो स्क्वायर की शक्ल की दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए तो उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं इनके एग्जांपल्स रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स लिखवा सकूं, ठीक है। तो फटाफट से देख लो, किसी ने अगर नोट करना था तो यार पीछे बैक करके देख लेना, ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 1 2। कितनी रोज हैं? ये पहली रो, ये दूसरी रो। दिस इज R1, दिस इज R2। सिमिलरली ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। 2 रोज 2 कॉलम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 2 बाय 2 की। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स देखो, 1 2 3 0 0 0 1 2 3। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं इसमें, देख सकते हो आप, 1 2 3। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। 3 रोज 3 कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर जैसी दिख नहीं रही है? इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, और ये तीनों की तीनों टाइप्स क्लियर हो गई। चलो ये तो बात हो गई, अब बताओ कि ऑर्डर क्या होता है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का?
तो खुद सोचकर बताओ यार ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, 2 2। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के हमेशा ही बराबर रहने वाली है। नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करते थे, m से। नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे डिनोट करते थे, n से। तो या तो m क्रॉस m लिख दो, नहीं तो n क्रॉस n, बिकॉज m इक्वल्स टू n तो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 4 स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा m होता है वो n के बराबर होता है। आप समझ गए ना m और n क्या होता है, m होती है नंबर ऑफ रोज और n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बराबर होते हैं। ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, m क्रॉस m, यानी कि सेम नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। चलो जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करनी है कि डायगोनल क्या होता है एक मैट्रिक्स का। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई रेक्टेंगल अगर आप बनाते हो कोई, कहां बनाऊं रेक्टेंगल, कहीं दिख नहीं रहा है जगह, यहां बना देते हैं। ये रही, चलो भाई ये रेक्टेंगल बनाया तो इसके डायगोनल कौन से हैं, एक ये, दो डायगोनल हैं। रेक्टेंगल के केस में तो दो होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में हमेशा एक ही डायगोनल होता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में सिर्फ एक होता है, दो नहीं होते हैं। ठीक है, और ये मैट्रिक्स के केस में डायगोनल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होगा डायगोनल, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज रेक्टेंगुलर में तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक प्रॉपर डायगोनल कटेगा, रेक्टेंगुलर में तो आधे एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, या फिर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन होती है। और मैट्रिसेस के केस में डायगोनल नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में डायगोनल पढ़ा जाता है, और डायगोनल क्या होता है, बेसिकली एक होता है हमेशा। अनलाइक ज्योमेट्रिकल फिगर्स की तरह अनलाइक है थोड़ा, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है। डायगोनल कौन सा होता है गाइस, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ये वाला। दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इस केस में ये वाला आपका डायगोनल होता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। छोटा सा लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ही होता है इधर वाली साइड से। जो ये दूसरे वाला है ना, ये इसको आप डायगोनल नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये एक ही होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, एक ही होता है। ठीक है, तो और इनको क्या बोलेंगे, 1 0 3 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 3 और 0 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए नाम दूं, तो एक शॉर्ट नोटेशन भी होती है। अगर मैं लिख रहा हूं DIAG, ठीक है, डायगोनल 1 0 3, तो ये भी अंडरस्टूड होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि डायगोनल पर सीक्वेंस में ऊपर से शुरू करो तो 1 0 3 इस तरह से लिखे हुए हैं। तो इस शॉर्ट नोटेशन को भी आप याद रखेंगे, जरूरी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप जो गाइस हम लोगों को पढ़नी है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और बाकी के सारे जीरो होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये, पहली बात तो ये देखोगे यार कि मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया था कि एक ही डायगोनल होता है और वो इसके अलोंग होता है, यानी कि ये वाला डायगोनल है, ये वाला आपका डायगोनल नहीं है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इस केस में आप देख पा रहे हो क्लियरली। सिमिलरली 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो उसमें ये होगा आपका डायगोनल। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई डायगोनल होता क्या है। अब एक बार ध्यान दो डायगोनल एलिमेंट्स पर। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका रो कॉलम के बराबर है, इसका रो कॉलम बराबर है, रो कॉलम बराबर है। देखो 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स डायगोनल पर होते हैं उनका i j के बराबर होता है। तो देखो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिया, 4 डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल्स टू j। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, i j के बराबर होता है, यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर बराबर होता है। यानी कि जो पहला डायगोनल एलिमेंट होता है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर होता है, दूसरा वाला कौन सा होता है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पर होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरी रो और तीसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पर होता है। तो हमेशा i इक्वल्स टू j होता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। ये बात पक्की हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करनी है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स पर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो जीरो नहीं होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हो गया, एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स देखो ध्यान से 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ये एक एग्जाम्पल है 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स का। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, लेकिन बचे हुए कोई भी एक भी नॉन जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ठीक है, कंडीशन ये है कि नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल पर क्या है उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इस तरह से बोल दे 0 1 0 0 तो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल पर क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नॉन डायगोनल्स पर जीरो होने चाहिए। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल पर क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि अगर उसने गलती से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन बनाना चाहा और पूछ लिया कि जीरो मैट्रिक्स बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, तो बच्चे वहां पर घबरा जाएंगे कि अब मैं इसे डायगोनल लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि यहां तो सारे जीरो हो गए। मैंने बोला डायगोनल पर क्या है उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नॉन डायगोनल चेक कर, अगर नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो हैं, अगर नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो हैं तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात सिखाने के लिए, ये वाला एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। ठीक है, अब मैट्रिक्स वाइज डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैथमेटिकली ये होती है। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका जनरल एलिमेंट, ये सिखाया था ना AIJ क्या होता है, जिसका जनरल एलिमेंट जीरो के बराबर होगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा। i नॉट इक्वल टू j कब होगा? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो i j के बराबर होता है, तो i नॉट इक्वल टू j कब होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो वैल्यू होगी एलिमेंट की वो होगी जीरो। मैंने भी तो ये बोला नॉन डायगोनल के लिए जीरो होगी और डायगोनल पर कुछ भी हो। क्या मैंने यहां पर मेंशन करा डायगोनल पर क्या होना चाहिए? ये मैंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा, नॉन डायगोनल का मेंशन करा है। और ये आपको ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। आई होप आपको ये मैट्रिक्स क्लियर हुई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमें देखनी है गाइस वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की? ध्यान से देखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका जब i नॉट इक्वल टू j है, यानी कि जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? जीरो। बिकॉज आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i इक्वल टू j होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i नॉट इक्वल टू j होता है। व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, दैट इज फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, द वैल्यू शुड बी जीरो, and for I equals to j, that is for diagonal elements, the value should be some constant k where k is not equals to 0। देखो यहां पर कंडीशन आ गई। ठीक है, एग्जांपल लिखकर बताता हूं। देखो एग्जांपल्स देखो स्केलर मैट्रिक्स के। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल देखो, √2 0 0। 3 क्रॉस 3 का देखो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। 1 क्रॉस 1 का भी देख लो 2। देखो भाई, तो समझो क्या बोला इसने। स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? पहली बात तो आपको बता दूं कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, i नॉट इक्वल टू j पर जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायगोनल पर क्या आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमने क्या करा, इस कंडीशन के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन भी लगा दी कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही होंगे, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी अगर होंगे तो सब सेम होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, आपको ऐसे ही समझना है। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब अगर हैं तो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां पर √2 है तो पूरे डायगोनल पर √2 ही होना चाहिए, 1 है तो पूरे डायगोनल पर 1 ही होना चाहिए। ये तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका ये इस एलिमेंट को क्या बोलोगे? A11 ही तो बोलोगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, 2 एक ही एलिमेंट है यार, और उसमें भी क्या A11 है, तो i इक्वल्स टू j है, यानी डायगोनल एलिमेंट है, तो 2 तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट देयर इज अ स्पेशल कंडीशन दैट फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स द नंबर शुड बी सम कांस्टेंट k वेयर k शुड नॉट बी जीरो। यानी कि नॉन डायगोनल पर तो जीरो होगा ही, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन आ गई है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उस पर जो भी नंबर या फंक्शन होगा वो पूरे डायगोनल पर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्केलर
मैट्रिक्स, इसको कुछ यूनिफॉर्मिटी से रिलेट करो कि यूनिफॉर्म नंबर होना चाहिए, तब बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरे चैप्टर में दबाकर पढ़ते हैं हम इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन फर्क क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम, बस एक फर्क आएगा, जब ए आई जे जीरो तो होगा ही जब आई नॉट इक्वल टू जे आइडेंटिटी केस में, लेकिन स्केलर के केस में कोई भी कांस्टेंट चल सकता था ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में एक और कंडीशन आ गई कि बेटा कोई भी नहीं चलेगा, वो वन ही होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स पर वन ही होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर जीरो ही होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल देखो 1 1 0 0 और देख लो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये सब की सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। ध्यान से देखो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, पहले मैं डायगोनल्स बना देता हूं इनके, प्रिंसिपल डायगोनल एक ही होता है, ठीक है। चलो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या वो जीरो हैं? सही बात है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है? बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जी हाँ, ये एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये मत देखो कि वो वन है या नहीं, क्या वो सबके सब यूनिफॉर्म है? क्या डायगोनल पर एक ही नंबर लिखा हुआ है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? डायगोनल पर कोई भी नंबर हो लेकिन एक ही नंबर होना चाहिए, चाहे वो √2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। स्पेशल क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? स्पेशल क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स वेयर दैट कांस्टेंट व्हिच शुड बी ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। स्पेसिफिकली 1 ही होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स पर 1 ही होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं थोड़ा सा इनको एक साथ मिला जुला कर लिखना चाहूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ध्यान से देखो, मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाया, ये सारी की सारी क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस हैं, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर मैट्रिसेस हैं, और उसके अंदर एक और छोटा सर्कल बनाया, ये सारी की सारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी स्केलर मैट्रिसेस हैं वो ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिसेस तो हैं ही, जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं वो ऑलरेडी स्केलर भी हैं और ऑलरेडी डायगोनल भी है, बिकॉज़ डायगोनल के अंदर भी तो आ रही है। फर्क क्या है? यहां पर i नॉट इक्वल टू j, यानी कि नॉन डायगोनल के लिए ए आई जे 0 होना चाहिए, दैट्स इट। स्केलर में ये कंडीशन तो है ही, साथ में i इक्वल्स टू j के लिए जो ए आई जे है वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। एक स्पेशल कंडीशन आ गई। तो क्योंकि ये कंडीशन तो है ही, तो डायगोनल तो ऑब्वियसली हो ही गई ना। और आइडेंटिटी में क्या है कि वो k भी k नहीं, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये स्केलर की एक स्पेशल कंडीशन हो गई। इसका क्या मतलब हो गया? ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। बट क्या ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस? नो, बिकॉज क्लियरली आप देख सकते हो कि ये स्पेशल कंडीशन उसमें फंस जाएगी, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स कोई ऐसी ले ली जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ले ली, तो वो स्केलर थोड़ी होगी। सिमिलरली ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स में अगर आपने डायगोनल एलिमेंट्स ये ले लिए √2 तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगी? तो इससे आप समझ जाइए गाइस कि कैसे ये चलता है, तीनों की मैट्रिक्स एक साथ चलती है। अच्छा, एक बात और, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी डिनोट कर दिया जाता है। अगर शॉर्ट में मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना चाहता हूं तो मैं बड़ा सा आई लिख सकता हूं। और एक चीज और है, इस तरह से भी लिखा जाता है I2 I3, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल सा एक मीनिंग है। अगर I2 लिखा है इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि ये I2 है, ठीक है। और अगर थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो ये I3 है। तो I2 I3 I1 का सिंपली सा मतलब ये होता है कि कौन सा ऑर्डर है। अब कहोगे भैया आप ऑर्डर तो m क्रॉस m की फॉर्म में होता था, तो मैं आपको कहूंगा कि बेटा ये जितनी भी मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, चाहे डायगोनल हो, चाहे स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, ठीक है।
नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में ये सब डिफाइन नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिसेस में डिफाइन होता है। और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस में m इक्वल्स टू n होता है तो हमने सिर्फ एक ही लिख दिया, 2 क्रॉस 2 लिखने से अच्छा है 2 लिख दो सिर्फ, क्योंकि वो तो इक्वल है ही, ठीक है। सो आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखनी है गाइस हम लोगों को, कौन सी? जीरो मैट्रिक्स। तो क्या होती है जीरो मैट्रिक्स? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पर डिफाइंड थी। अब मैं बोल रहा हूं जीरो मैट्रिक्स पर कोई बंधन नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या है। कोई भी दुनिया की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आपको पता ही होगा, जीरो को नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो, ये सारी की सारी मैट्रिसेस क्या हैं? जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बड़े से आई के साथ दिखाया जाता था, इसको बड़े से ओ के साथ भी दिखाया जाता है। इसको जीरो बोल लो, ओ बोल लो, कुछ इस तरह से बड़ा सा अगर बना दो तो उसको जीरो मैट्रिक्स ही बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दो टाइप्स देखते हैं गाइस, एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आरडी वगैरह में और अच्छी बुक्स में कॉम्पिटिटिव में गिवन है, पेपर में शायद पूछ ले, क्या पता। मैंने कहा चलो बता देता हूं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, वैसे तो बेसिकली ये देखो, जब आपने मैट्रिक्स बनाई, ये दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है। अपर और लोअर ट्रायंगल स्क्वायर में ही बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो, जब आपने एक मैट्रिक्स बनाई तो उसमें दो तरह के ट्रायंगल्स बन सकते हैं, या तो ये हो गया एक ट्रायंगल और या फिर ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। सही बात है ना, दो तरह के ट्रायंगल बन सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर दो तरह की मैट्रिसेस डिफाइंड है, एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसका जो लोअर ट्रायंगल है वो पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि जब आप कोई मैट्रिक्स बना रहे हो, जब आपने कोई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाई, तो इसका मतलब आपके चाहे डायगोनल पर और अपर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल में कुछ भी एलिमेंट्स हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोअर ट्रायंगल है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके लोअर ट्रायंगल में सारे एलिमेंट जीरो हो। ये एग्जांपल है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का। लोअर ट्रायंगल देखो मैंने बनाकर दिखा दिया, इसमें सारे जीरो हैं। अब आप कहोगे भैया अपर ट्रायंगल में भी तो एक जीरो है, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। फर्क इससे पड़ता है कि लोअर ट्रायंगल में सारे जीरो होने चाहिए। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो aij इक्वल्स टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j, यानी कि जब जब i j से बड़ा होगा वो किस केस में होगा? इसमें i ग्रेटर देन j है, इसमें i ग्रेटर देन j है, i3 है j1, इसमें i ग्रेटर देन j है। बाकी किसी भी केस में देख लो, डायगोनल पर तो i इक्वल्स टू j है और यहां पर i क्या है? लेस देन j है। तो लोअर ट्रायंगल ही बचता है जब i ग्रेटर देन j है, और उसने बोला i ग्रेटर देन j में aij जीरो होना चाहिए, यानी कि लोअर ट्रायंगल में सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगल पर कोई कमेंट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, समझ लो, अगर गलती से पूछ लिया तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इससे जस्ट अपोजिट। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो अपर ट्रायंगल है उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, या फिर अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन में कहूं तो aij इक्वल्स टू 0 फॉर i लेस देन j। आप देख सकते हो i लेस देन j इन अपर ट्रायंगल के केस में ही होता है, ठीक है। तो अपर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो अपर ट्रायंगल है वो होना चाहिए जीरो, यानी कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है और जो लोअर ट्रायंगल है उसमें कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपर ट्रायंगल है उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, ठीक है। लोअर ट्रायंगल के लिए अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है, ठीक है। सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपको पढ़नी होती है। फटाफट से इन पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में कोई पूछा गया हो, एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो आओ। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5-6 बुक्स मैंने रेफर करे और निकाले, तो ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। 5-6 बुक्स मैंने रेफर करी और मेरे को यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर, फटाफट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया मैंने, इफ aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन m और n में रिलेशन बताओ। तो यार ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन हो गया ना। m और n में रिलेशन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n में क्या रिलेशन होता है? m और n नंबर ऑफ रोज होती हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं n। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सिंपली m इक्वल्स टू n मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें तो यार कुछ भी नहीं था, बस मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू diag 3, -1 देन a क्या है? तो ये क्वेश्चन लिखने का मकसद ये है कि आपको इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चले। बेसिकली जब इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है तो ये बोलना चाह रहा है कि डायगोनल पर ये एलिमेंट्स हैं और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। जब वो diag 3, -1 लिख रहा है, इसका मतलब डायगोनल पर तो ये है
और नॉन डायगोनल 0 है, यानी कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स दे रहा है वो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स उसने दे दिए। तो ए मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगी, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होती है, तो 2 क्रॉस 2 होने वाला है ऑर्डर, 3 और -1 ऑर्डर में लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। और यहाँ पर 0 और 0, ए मैट्रिक्स ये होगी। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई 2010 में पूछ लिया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड, ठीक है। उससे भी पहले नीचे आ जाओ, पहले 4th ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो क्या पूछता है, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज अ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चा यार फटाफट देखता है कि 4 4 4 डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या है, सेम एलिमेंट है और लगाकर टिका जाता है स्केलर को। लेकिन बच्चों आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला बहुत बदमाश है। जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से रीडिंग लगाई होती है ना, उसको तो ये भी इसको डायगोनल ही दिखता है, लेकिन मैंने क्या सिखाया है, ये डायगोनल नहीं है। तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स कैसे बोल रहे हो? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी डायगोनल एलिमेंट्स पर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये तो डायगोनल ही नहीं है। क्योंकि ये डायगोनल नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो ये स्केलर मैट्रिक्स है? इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो ये नहीं है, बिकॉज डायगोनल तो भैया ये है, 0 4 0 है, तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स तो ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 0 होता, सॉरी 0 0 0 भी नहीं हो सकता था स्केलर के लिए, तो 0 से अलग कुछ भी होता। अगर 4 4 4 होता, 1 1 1 2 2 2 कुछ भी होता तो उस केस में स्केलर होता, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट देखना, 0 0 4 4 आ गया तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। यूनिट और आइडेंटिटी एक ही बात है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल पर 1 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 0 4 0, तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। और चौथा क्या, स्क्वायर। भाई रोज कितनी 3, कॉलम कितने 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर वाले को डायगोनल बताकर इसको स्केलर मैट्रिक्स पर टिक लगा जाते हैं, जिन्होंने अधूरा पढ़ा होता है और बेकार पढ़ा होता है। यही मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और इसलिए एग्जाम्पलर अच्छी है क्योंकि वो अच्छे से दिमाग का यूज करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो एक रो मैट्रिक्स भी हो और एक कॉलम मैट्रिक्स भी हो। तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसी मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। भाई रो मैट्रिक्स क्या होती थी, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती थी जिसमें एक रो हो, ठीक है। कॉलम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, चलो जी, मतलब कि मुझे एक रो वाली मैट्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कॉलम मैट्रिक्स भी हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, लेकिन रो तो एक फिक्स हो चुकी। इसका मतलब मेरे को ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो। इसका मतलब 1 क्रॉस 1 की कोई भी मैट्रिक्स ले लो, वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या इसमें एक रो है? हाँ। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है? हाँ। इसका मतलब ऐसी ऐसी कोई भी ले लो, 1 क्रॉस 1 की सारी मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स भी होती हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी होती हैं। दैट्स इट। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पेस बना लेता हूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन हमारा रह गया, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को करके भी, ठीक है। तो सीबीएसई ने हल्का सा डेफिनेशंस को एप्लीकेशन बेस्ड पूछा, ठीक है, थ्योरी ना पूछकर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पूछा। क्या बोल रहा है? पहली बात तो गाइस, हम लोग मैट्रिक्स को ऐसा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन कई बार मैट्रिक्स को ऐसे कर्ल से भी, स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप ये मैट्रिक्स है। कहीं आप घबरा जाओ कि यार ये क्या लिख कर दे दिया उसने, ये भी मैट्रिक्स ही है, बस लिखने का तरीका ऐसे की जगह थोड़ा मोटा हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मोटू हो पतलू, हमें तो सवाल करने से मतलब है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो, ए मैट्रिक्स ये गिवन है, देन फाउंड व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वाह भाई वाह, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोला उसने, ऐसी वैल्यू बताओ अल्फा की जो इसमें पुट करूं जिससे कि ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो सबसे पहले मेरे को चमकना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती थी जिसमें कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो किसके इक्वल होते थे, 1 के, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो किसके इक्वल होने चाहिए थे, 0 के। ये दोनों 0 के इक्वल और ये पूरे 1 के इक्वल। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा इफ ए शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शुड बी शॉर्ट में लिख रहा हूं आई मैट्रिक्स, इसका मतलब जो ये कॉस अल्फा की वैल्यू है ये होनी चाहिए 1 के इक्वल। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई, मैट्रिक्स का काम यहां पर खत्म, उसने मिक्स कर दिया। देखो कॉस अल्फा अगर 1 होगा तो अल्फा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। भाई देखो जो आंसर दिया था सीबीएसई ने वो क्या दिया था, सीबीएसई ने सीधा सीधा आंसर दिया था, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होएगी आंसर।
सीबीएसई ने ये आंसर दिया था अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और क्या अल्फा को 0 डालने पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहे हैं, ठीक है। एट अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री जो साइन अल्फा है क्या वो भी 0 के बराबर हो रहा है, तो माइनस साइन अल्फा भी 0, तो इसका मतलब नॉन डायगोनल ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएंगे, तो ए कैसा बन जाएगा, ए बन जाएगा 1 1 0 0। क्या ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जी हाँ ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसलिए जो ए है अल्फा है वो 0 डिग्री होना चाहिए, सीबीएसई ने ऐसा बोला। लेकिन मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है भाई, देखो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में यही दिया था, बच्चे भी यही करके आए थे, बल्कि कुछ तो शायद टीचर्स ने भी यही बोल दिया होगा कि भाई एक ही आंसर 0 है। लेकिन आप खुद सोचो, cos अल्फा इक्वल्स टू 1, उसने अल्फा पर कोई कंडीशन नहीं दी कि अल्फा यहां से यहां तक लाई करता है, तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा अगर 0 डिग्री होगा तो क्या अल्फा, ये बताओ मेरे को, क्या अल्फा 360 डिग्री भी हो सकता है? क्या ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज रिपीट होती हैं? क्या जो वैल्यू 0 पर आई है वो घूमकर दोबारा से 360 पर आएगी? क्या वो दोबारा से घूमकर 720 पर आएगी? क्या अल्फा 720 डिग्री भी हो सकता है? सोच कर देखो, सोच कर देखो, सही बात है ना। तो इसका मतलब अल्फा की कोई एक वैल्यू नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई के इक्वल होना चाहिए, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। अगर मैं होता 2010 में तो मैं ये आंसर लिखकर आता, क्योंकि ये ही परफेक्ट आंसर है। अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे आपने कैसे जस्टिफाई कर दिया? उसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या अल्फा सिर्फ 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, अल्फा 0 से आगे जाकर 360 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है। तो यहां पर अगर वो मेरे को देता कि भाई जो अल्फा है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा, 0 इंक्लूड है, तब तो मैं सिर्फ 0 लिख कर आता। लेकिन क्योंकि उसने ये नहीं दिया तो भाई मेरे को तो जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी थी बस, ठीक है, ये बात मेरे को आपसे करनी थी। किताबों में भी 0 छपा हुआ है, टीचर्स भी 0 पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो कैसे, मेरे दिमाग ने भाई कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीबीएसई से लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इधर उधर जाके लड़ो, मैं कह रहा हूं अगर ये लिखे होगे, ठीक है, और n इक्वल्स टू 0 के लिए अल्फा को आप 0 डिग्री लिखाओगे, दोनों कर लिखाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कट सकते। 0 पर 1% नंबर काट सकता है, लेकिन इस पर कभी नहीं काटेगा, जबकि सीबीएसई ने 0 पर भी नंबर नहीं काटे थे, ठीक है। सो आई होप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से अब चमक गया होगा।